हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलसी। मैं राजीव और आज की क्लास में बच्चों हम रिफ्रैक्शन फार्मूला और जो हमारा लेंस मेकर फार्मूला उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, पहला न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरीके से इसे करना है। हमें कह रहा है देयर इज ए स्मॉल एयर बबल इनसाइड अ ग्लास स्फीयर। एक ग्लास स्फीयर है, यानी एक स्फेरिकल ग्लास है। इस तरीके से एक स्फेरिकल हमने ग्लास बना दिया। ठीक है बच्चों, अब ये कहा गया कि इस स्फेरिकल ग्लास के अंदर एक एयर बबल है और इस स्फेरिकल ग्लास का रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ये हमारा ग्लास स्फीयर है। क्या है बच्चों? ग्लास स्फीयर। और इसकी रेडियस, ये सेंटर कह दिया हमने, और ये रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। और आगे ये कहा गया द बबल इज 4 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस। एक बबल है जो सरफेस से 4 सेंटीमीटर नीचे है। मान लीजिए यहाँ पर एक बबल है, ये इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? तो 4 सेंटीमीटर। कितना है ये? 4 सेंटीमीटर। रेडियस 10 सेंटीमीटर, बबल जो है सरफेस से 4 सेंटीमीटर है। एंड इज व्यूअर्ड नॉर्मली फ्रॉम द आउटसाइड। और बाहर से कोई बंदा मान लीजिए नॉर्मली इसे देख रहा है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मली इसके परपेंडिकुलरली यहाँ से एक ऑब्जर्वर जो है इसे देख रहा है। ठीक है, आपसे बोला गया फाइंड द अपैरेंट डेप्थ ऑफ द बबल। बबल का अपैरेंट डेप्थ बताओ। अपैरेंट डेप्थ का मतलब आपसे क्या पूछ रहे हैं? बबल की इमेज बताओ। क्योंकि इस बंदे को, ये जो बाहर से बंदा देख रहा है, इस बंदे को ये बबल यहाँ पे थोड़ी ना दिखाई देगी, क्योंकि ये ग्लास के अंदर मौजूद है। अगर ये बबल उसी मीडियम में मौजूद होता एयर में तो उतनी डिस्टेंस पे दिखाई देता, लेकिन उसको बाहर से वो देख रहा है, दूसरे मीडियम से देख रहा है, तो उसे उसकी अपैरेंट पोजीशन दिखाई देगी। अपैरेंट पोजीशन मतलब इस बबल की इमेज दिखाई देगी। ये बबल आपके लिए किसकी तरह काम करेगा? ये बबल काम करेगा ऑब्जेक्ट की तरह, और इसकी इमेज दिखाई देगी किसको? इस ऑब्जर्वर को। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम इस सवाल को कैसे करें? तो हमें कुल यहाँ पर पता क्या करना है? अपैरेंट डेप्थ का मतलब हमें वी की वैल्यू पता करनी है, इमेज की पोजीशन पता करनी है, पोजीशन ऑफ इमेज। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब जरा देखिए, लाइट रे किधर से स्टार्ट होगा? जिधर ऑब्जेक्ट है। ये बबल हमारा ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ से रे स्टार्ट होगा। अब ये रे जब इधर से जाएगा, यहाँ से ये रे जब इस साइड से जाएगा, तो यहाँ पे ये सरफेस, यानी इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम सिंपली फॉर्म में बनाऊँ, सिंप्लीफाई करूँ थोड़ा सा, ये हमारा बबल हो गया और इधर से ये रे जा रही है, और ये जब सरफेस पे गया तो ये सरफेस, ये किस तरीके का सरफेस है? ये कॉन्वेक्स सरफेस है आपका। किसकी तरह सरफेस है ये? कॉन्वेक्स। कैसा सरफेस है ये बच्चों? सॉरी, कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव सरफेस। ये कॉनकेव सरफेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? कॉनकेव सरफेस की तरह, क्योंकि लाइट रे ऑब्जेक्ट से, ये बबल जो है ये आपका किसकी तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो लाइट रे यहाँ से गई थी, इस सरफेस पे जब जाके इंसिडेंट होगा तो ये सरफेस किसकी तरह काम करेगा? ग्लास का ये जो सरफेस है ये कॉनकेव सरफेस की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर जरा देखिए, और इस मीडियम से ये इस वाले मीडियम में जा रहा है। अब जरा देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का तो ग्लास का 1.5 दे रखा है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। ये एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अब ये हमारा एक स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस हो गया। तो स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस के लिए अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन फार्मूला अप्लाई कीजिए। हेडिंग डली भी है कि आज हम इसमें कौन से फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे? रिफ्रैक्शन फार्मूला। तो ये कॉनकेव सरफेस, स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस से यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन फार्मूला अप्लाई कीजिए। आप क्या अप्लाई कीजिए? रिफ्रैक्शन फार्मूला। रिफ्रैक्शन फार्मूला किसके लिए? फॉर कॉनकेव सरफेस। फॉर कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव या कॉन्वेक्स सरफेस के लिए बच्चों रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्शन फार्मूला होता है N2/V, ठीक है, माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ठीक है, N2 क्या होता है? N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट एंटर कर रहा है, N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट आ रहा है। इस बार लाइट आ कहां से रहा है? लाइट तो यहां से आ रहा है ऑब्जेक्ट का, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? जिस मीडियम में है ये 1.5। तो यहाँ पे हमने N2 की जगह कितना पुट कर दिया? सॉरी, N2 जिस मीडियम में जा रहा है तो N2 तो ये काम करेगा, तो यहाँ पे हमने 1 पुट किया। देखिए, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का होता है जिसमें लाइट जा रही होती है। लाइट इस मीडियम में जा रही है तो ये N2 की तरह बिहेव करेगा, और लाइट आ यहाँ से रही है तो ये मीडियम जो है किसकी तरह बिहेव करेगा? N1 की तरह। ये मीडियम N1 की तरह, लाइट जहाँ से आती है वो N1, जहाँ जा रही है वो N2। ठीक है, N2 की जगह 1V, पोजिशन ऑफ इमेज तो हमें पता करना है। ठीक है, माइनस N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी है? तो ऑब्जेक्ट ये रहा, कितने सरफेस से कितने डिस्टेंस पे था? 4 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को किस में लेते हैं? माइनस में, तो -4। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इक्वल टू N2। N2 क्या है हमारा? N2 1 और N1 क्या है? 1.5। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात आती है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका
कॉनकेव सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर किस में लेंगे, प्लस में या माइनस में, तो माइनस में लेंगे। भाई ऑब्जेक्ट आप इधर माइनस में ले रहे हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर किसका बनेगा, माइनस का ही बनेगा। तो यहाँ पे माइनस का इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, -10। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 1/v, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 1.5/4 इक्वल टू यहाँ पर आपका ये हो गया -0.5 और अपॉन -10, ये तो कैंसिल आउट हो गया। और ये आपका v है, ये v हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 1/v इक्वल टू 5, और पॉइंट हमने हटाया था, नहीं हटाया था अभी, कोई बात नहीं, 0.5 रहने दीजिए। 0.5/10 ये वैल्यू सेट जाएगी तो -1.5/4। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो 10 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 20। 10 2 जो 22 से मल्टीप्लाई करिएगा 1 बन गया, 4 5 जो 20, 5 से मल्टीप्लाई करिएगा 7.5, सब्ट्रैक्ट करिएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, 1/v इक्वल टू 7.5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, -6.5 और अपॉन 20, पॉइंट हटा दीजिए, 0 आ गया। 5 से कैंसिल आउट करिए, 13 टाइम्स में, 40 टाइम्स में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो v इक्वल टू -40/13, या रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए इसे, ठीक है। v और यहाँ पे ये 40 ऊपर, 13 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, डिवाइड करिएगा तो -3.13 3 जा 39, 1 बचेगा 0, 3.0, और उसके बाद आपका हो जाएगा 13 3 जा 39, फिर हमारा 1 बचा, 1 में 0 आ जाएगा तो होगा नहीं डिवाइड, एक बार और लेंगे तो 13 7 जा 91, ठीक है। तो 3.07 सेंटीमीटर, या आप इतना ये -3.07 सेंटीमीटर, यानी इमेज जो है अपेरेंट डेप्थ कितनी होगी सरफेस से, 3.07 सेंटीमीटर। और किस साइड में, इसी साइड में, क्योंकि माइनस में देखिए ऑब्जेक्ट हमारा इधर साइड में हमने लिया था, माइनस में लिया था, ये भी माइनस में आ रही है, यानी इमेज भी इसी साइड बन रही है, यानी यहाँ पे कहीं पर ये इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी सरफेस से, -3.07 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों। फिर से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, एक ग्लास स्फीयर था, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, इसके सरफेस से 4 सेंटीमीटर बिलो एक बबल था, ठीक है, एयर बबल हमने कह दिया, जैसे बबल हमने कह दिया कि बबल है जो ऑब्जेक्ट की तरह हमारा बिहेव कर रहा है, ठीक है। और बाहर से कोई बंदा इसे नॉर्मली देख रहा था तो हमसे इस बबल के अपेरेंट पोजीशन पूछ रहा था। अपेरेंट पोजीशन मतलब इस बबल की इमेज पूछ रहा था। ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा था, हमें इमेज की पोजीशन पता करनी थी। यहाँ से लाइट रे जाएगा, इस सरफेस पर टकराएगा, ये सरफेस किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव सरफेस की तरह। मेन यही है कि आपको ये समझना है कि सरफेस किसकी तरह काम करेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर आप जब लेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि प्लस में लेना है या माइनस में लेना है, तो ये सरफेस से हमें पता चलेगा, ठीक है। तो ये कॉनकेव सरफेस की तरह बिहेव कर रहा था। N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ लाइट जा रहा है, N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट जहाँ से आ रहा है। लाइट ऐसा नहीं कि यहाँ से देख रहा है तो यहाँ से आएगा, लाइट कहाँ से आएगी, हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन में लाइट जहाँ पर ऑब्जेक्ट वहाँ से आ रही होती है, तो यहाँ से लाइट आएगा। आप इसे लिख लीजिए कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया N1, और जहाँ जा रही है वो क्या हो गया N2, वैल्यू को हमने पुट किया। और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर किस में होता है, माइनस में, तो माइनस में लिया क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है, तो रेडियस भाई यहाँ पे अगर लाइन खींच ले इस तरीके से तो इधर की चीज़ें किस में ली जाएंगी, माइनस में, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में। सॉल्व आउट किया -3.07 सेंटीमीटर, यानी जो इमेज है या अपेरेंट डेप्थ है बबल की वो कितनी होगी सरफेस से, -3.0 सेंटीमीटर पर होगी बबल की। क्लियर है बच्चों। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों अब हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल को देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है, सेकंड न्यूमेरिकल में आपसे कहा गया है पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन वाटर। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जो वाटर में ट्रैवल कर रहा है, इज रिफ्रैक्टेड, वो रिफ्रैक्टेड होता है, यानी उसका रिफ्रैक्शन होता है बाय स्फेरिकल एयर बबल। स्फेरिकल एयर बबल के थ्रू उसका रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी रेडियस 2 मिलीमीटर, जिसका रेडियस 2 मिलीमीटर है, सिचुएटेड इन वाटर, जो कि वाटर के अंदर मौजूद है, वाटर के अंदर एयर बबल मौजूद है। एज्यूमिंग द लाइट रे टू बी पैराक्सिल, हमें ये मान के चलना है कि जो लाइट रे आ रही है वो पैराक्सिल यानी पैरेलल है। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, तो हमें फाइनल इमेज बताना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए वाटर है, ठीक है, और वाटर के अंदर जो है इस तरीके से हमने वाटर का लेयर बना दिया, ये मान लीजिए पूरा वाटर है, और इस वाटर के अंदर और पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन वाटर, इसके अंदर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वाटर के अंदर ट्रैवल करे, इज रिफ्लेक्टेड बाय स्फेरिकल एयर बबल, और किसी स्फेरिकल बबल के थ्रू वो क्या हो रहा है, वो स्फेरिकल एयर बबल के थ्रू जो है रिफ्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ये हमने एयर बबल बना लिया, इसके थ्रू लाइट क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ये हमने मान लीजिए ये इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से। क्लियर है। अब जरा समझिए, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन वाटर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको 4/3, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, लाइट आएगी
इस एयर बबल के थ्रू क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। और इसका रेडियस कितना दे रखा है, 2 मिलीमीटर, कितना है रेडियस, 2 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर, और इस साइड भी ये कितना हो जाएगा, 2 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 2 मिलीमीटर, और ये भी 2 मिलीमीटर। क्लियर है बच्चों। अज्यूमिंग द लाइट रे टू बी पैराक्सियल, हमें ये मान के चलना है कि जो लाइट रे आ रही है वो किस तरीके से आ रही है, पैरेलल आ रही है, यानी पैराक्सियल है, और इसके थ्रू अब रिफ्रैक्ट होगी लाइट, तो हमें फाइनल इमेज बताने की फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। अब सिंपली क्वेश्चन को देखिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। एयर बबल है, लाइट इस एयर बबल के थ्रू रिफ्रैक्ट हो रही है, तो पहले लाइट जब पैराक्सियल यानी पैरेलल आ रही है, तो आते समय जब इंसिडेंट हो इस बबल पर, तो इस बबल के किस पार्ट से जो है ये रिफ्रैक्ट हो रही है, ये पार्ट आपको कैसा दिख रहा है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स है ये पार्ट कैसा है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। पहली बात तो ये हमें दिख गया कि जब लाइट इस पर आके इंसिडेंट हुई, तो ये जिस पार्ट से इंसिडेंट हो रहा है ये कैसा पार्ट है, कॉन्वेक्स पार्ट है, ठीक है। कॉन्वेक्स पार्ट के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता ही है, किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा लेंगे, इसके लिए प्लस में, ये हमने पता कर लिया। अब यहाँ पे इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। फॉर्मूला पहले लिखिए, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R, ठीक है। N2 जिस मीडियम में लाइट जा रहा है, N1 अगर इन दोनों मीडियम की बात करें, पहले वाटर टू एयर की बात करें, तो वाटर से आ रहा है और जा किस में रहा है, एयर में, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कितना होता है, 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एंटर इसमें कर रहा है, तो ये N2 की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, N2 की तरह, तो N2 की जगह तो 1, और आ कहाँ से रहा है, वाटर से, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3, तो 4/3, और U नीचे लिख दिया हमने, और U ये लाइट रे आ कहाँ से रही है, पैरेलल लाइट रे कहाँ से आती है, इन्फिनिटी से। हम यही मान के जब भी हम पैरेलल लाइट रे लेते हैं, तो क्वेश्चन में अगर ये कभी भी कहेगा कि जो रे है वो पैरेलल आ रही है कहीं से, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि वो रे कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से। तो यू की वैल्यू को आपको किस में लेना है, इन्फिनिटी, यू की वैल्यू को आपको किस में लेना है, इन्फिनिटी, ठीक है। जब भी आपसे ये कहे कि रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, ठीक है, पैरेलल, ठीक है, लाइट आ रही है, ठीक है, कहीं से, तो आपको समझ जाना कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, ठीक है। तो इन्फिनिटी हमने कर दिया। वी तो हमें पता करना है पहले कि लाइट अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो इसकी इमेज ये सरफेस कहाँ बनाएगा, तो हमने वी पता करना है, इक्वल टू N2 की जगह 1, N1 की जगह 4/3। बस आपको ये ध्यान रखना है कि N2 और N1 आपको गलत नहीं लेना है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, N2 जिस मीडियम में जा रहा है, N1 जहाँ से आ रहा है, तो N2 इस मीडियम में जा रहा है अभी, तो पहले इस सरफेस के लिए इस मीडियम में जा रहा है, N2 की जगह 1, आ इस मीडियम से रहा है, तो 4/3, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इस साइड होगा ना, इधर चीज़ें किस में होती हैं, प्लस में होती हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 2 मिलीमीटर। सारी चीज़ें सेंटीमीटर में, हम पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर मिलीमीटर में रख के करना है मिलीमीटर में भी रख के कर सकते हैं। चलिए मिलीमीटर में रख के कर लेते हैं, 2, तो 2 को 2 रखा, ठीक है, तो 2 हमने रहने दिया, क्लियर। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, इन्फिनिटी से, तो ये इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा, इन्फिनिटी से किसी भी टर्म में डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 0, तो ये पूरा टर्म तो 0 हो गया। 3 से इन्फिनिटी में मल्टीप्लाई करेंगे, इन्फिनिटी से किसी भी नंबर में डिवाइड करते तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये हमारा क्या बचा यहाँ से, 1/V। यहाँ सॉल्व करिएगा, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1, लेकिन किसका, माइनस का, और ये 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो -1/6, ठीक है। यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो V की वैल्यू -6 सेंटीमीटर, यानी इमेज कहाँ बन रहा है, -6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, 6 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे। अब -6 कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट इधर रहता है, इधर चीज़ें प्लस में, इधर माइनस में, यानी यहाँ पे कहीं इस पॉइंट से, इस सरफेस से, ये सरफेस है ना, तो इसके ये पोल की तरह बिहेव करेगा एक तरीके से, समझ जाइए। तो इस सरफेस से -6 तो इस साइड आएगा, यहाँ पर कहीं पर इमेज बन रहा है, ये 6 मिलीमीटर। पहले इमेज इस सरफेस ने, ये वाली सरफेस ने जो इमेज कहाँ बनाया, इस सरफेस ने जो इसका इमेज जो है यहाँ से 6 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर बनाया, यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। पहले अभी हमने इस सरफेस के लिया, यानी ये जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, ये हमने मान लीजिए ये फर्स्ट सरफेस, और ये वाला किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सेकंड सरफेस की तरह। तो पहले हमने फर्स्ट सरफेस के लिए फॉर्मूले को क्या किया, अप्लाई किया। फर्स्ट सरफेस ने इमेज को कहाँ बनाया, 6 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे बना दिया, क्लियर। अब सेकंड सरफेस की बात आती है, ये मान लीजिए यहाँ पे इमेज बना होगा, डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं, बस समझने के लिए मैंने थोड़ा बहुत बना दिया। अब ये इमेज जो है सेकंड सरफेस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ध्यान रखिए, फर्स्ट सरफेस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाता है, सेकंड सरफेस उसी इमेज को किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए ऑब्जेक्ट करता है। तो सेकंड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। फॉर सेकंड सरफेस दिस इमेज इज
कंसीडर्ड एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस सरफेस के लिए ये जो इमेज बन रहा है, ये इमेज बन रहा है, ठीक है, ये इमेज जो है किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। अब इस सरफेस से फॉर सेकंड सरफेस के लिए अगर हम अप्लाई करें फॉर सेकंड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से 4 तो यही हो गए, 4 और 6 कितने हो गए, 10 मिलीमीटर। और किस साइड में, इस साइड में है तो किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, तो u की वैल्यू किस में, -10 मिलीमीटर, ठीक है। कैसा आया फिर से समझ लीजिए, -4 तो ये हो गया, -4 मिलीमीटर, और उसमें हम ऐड कर रहे हैं किसको, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, यानी -6 मिलीमीटर को, माइनस प्लस माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो -10 मिलीमीटर। क्लियर है। ये इमेज जो ये इमेज बनी है, ये इमेज जो है ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा फॉर सेकंड सरफेस। क्लियर, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये पहले सरफेस ने इमेज को यहाँ बनाया, अब इस सरफेस के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह, तो इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से नहीं लेंगे, इस सरफेस से लेंगे, तो इस सरफेस से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी, 4 और 6 10। क्लियर है। अब हमें फाइनल इमेज निकालना है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, v की वैल्यू। इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर किस में लेंगे, तो इस पे तो लाइट इस तरीके से, ये सरफेस तो ऐसा है ना, तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर किस, ये हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, ये हमारा काम कर रहा है कॉनकेव सरफेस की तरह। किसकी तरह, कॉनकेव। तो कॉनकेव सरफेस की तरह ये हमारा फर्स्ट सरफेस था, और अब यहाँ पे ये इस तरीके से आ रहा था, ये सेकंड सरफेस है, तो इसके लिए r की वैल्यू किस में ली जाएगी, माइनस में। किस में ली जाएगी, माइनस, तो माइनस का 2 मिलीमीटर लेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूले को दोबारा अप्लाई कर लीजिए, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, आपने u की वैल्यू को अभी देखिए कितना फाइंड आउट किया था, u की वैल्यू 4 और 6 10, तो -10 मिलीमीटर में ये यूज करना है, बस ये ध्यान रखिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना यूज करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में यूज करना है, माइनस का 2 मिलीमीटर। क्लियर है। अब इस सरफेस के लिए आप लोग रिफ्रैक्शन फार्मूला अप्लाई करिए फॉर सेकंड सरफेस, फॉर यहाँ पे अप्लाई करें फॉर सेकंड सरफेस के लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, तो n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r, ठीक है बच्चों। n2 जिस मीडियम में जा रहा है, n2 इस मीडियम में जा रहा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और v, n1 जिस मीडियम से आ रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, u की वैल्यू कितने, -10 इक्वल टू n2 कितना है बच्चों, 4/3 और n1 1, और रेडियस ऑफ कर्वेचर किस में है, -2। क्लियर है। अब आगे देखिए जरा इसे सॉल्व कर लीजिए, पहले चलिए थोड़ा सा यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 भी माइनस माइनस प्लस 1/10 इक्वल टू, ये ऊपर गया तो 3, 4 में से 3 गया 1, और ये 3 नीचे आ गया तो -6। क्लियर है यहाँ तक बच्चों। अब आगे देखिए कैलकुलेशन, 4/3 इक्वल टू 1/-6 या -1/6 जो भी है, प्लस को इस साइड ले आएंगे तो -1/10 हो जाएगा, दोनों में से माइनस कॉमन 1/6 और प्लस 1/10, ठीक है। 4/3v इक्वल टू एलसीएम लीजिएगा तो 30, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 10 3 जा 33, ठीक है। 4/3v इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा -8/30, 4 2 जा 8 और 3 10 जा 30 और 2 5 जा कितना हो गया, 10 हो गया। उल्टा कर दीजिए इसे, तो v इक्वल टू कितना बचा, ये हो जाएगा -5 मिलीमीटर, v इक्वल टू -5 मिलीमीटर, यानी इमेज कहाँ बन रही है, 5 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे बन रही है। कहाँ से बनेगी, तो इस सरफेस से, क्योंकि ये अब फाइनल इमेज आई है इस सरफेस के लिए, तो 5 मिलीमीटर यहाँ से कहाँ हो जाएगा, 2 और 2 4, और माइनस में है तो माइनस तो इधर ही, तो 2 और 2 4। पहले इस सरफेस ने इमेज को यहाँ बनाया, इस इमेज को इस सरफेस ने किसकी तरह कंसीडर किया, ऑब्जेक्ट की तरह। पहले इस सरफेस ने इमेज यहाँ बनाया, ये इमेज इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करा। अब 5 मिलीमीटर की डिस्टेंस है ना, 5 मिलीमीटर मतलब यहाँ पे 4 तो यही हो गया और 5। तो आपसे इस क्वेश्चन में कई तरीकों से बच्चों पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि इमेज बताओ कि इमेज किस साइड बनेगा, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। बेसिकली आपको नॉर्मली रिफ्लेक्शन फार्मूला यूज करके देखना है। क्लियर है। साइन का आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या आती है, इसमें क्वेश्चन में यही दोनों क्वेश्चन आपने किए कि सरफेस के अकॉर्डिंग जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसे ध्यान रखिए कि माइनस में लेना है या प्लस में लेना है। अगर आपने माइनस की जगह प्लस या प्लस की जगह माइनस ले लिया, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्वी कॉनकेव लेंस। पहले तो एक वर्ड आया है थर्ड क्वेश्चन में, इक्वी कॉनकेव लेंस। क्या है बच्चों, इक्वी कॉनकेव लेंस। ठीक है, इक्वी कॉनकेव लेंस का मतलब बाई कॉनकेव लेंस ही है बस। इक्वी का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ध्यान रखिए, जब भी वर्ड इक्वी आता है समझ जाइए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेम। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेंगे बच्चों, सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब
बाइकॉन्केव लेंस इस तरीके का हो गया। अब इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए। अगर इस सरफेस की बात करें तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर किस में होगा, माइनस में होगा, तो r1 मान लीजिए, इसे हम r1 कह रहे हैं और इसे क्या कह रहे हैं, r2 कह रहे हैं, तो r1 और दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर पहली बात तो सेम है, बस साइन को ध्यान देना है। इसके लिए r1 किस में हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस r इस साइड है ना ये, और इसके लिए इस साइड है तो इस साइड में चीज़ें किस में ली जाती है, राइट हैंड साइड में प्लस में, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में, तो r2 इक्वल टू किस में हो जाएगा, प्लस r। क्लियर है, बस आपको ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। अब आगे क्या बोलेगा, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसी r को हमें कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इक्वी कॉन्केव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दे रखा है, इस लेंस का, ठीक है। इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है, यानी लेंस ग्लास का मिलकर बना हुआ है ग्लास से, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ANG 1.5 दे रखा है, ठीक है। अरे लेंस बच्चों क्या होता है, लेंस तो ग्लास ही होता है ना, तो ANG इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं। व्हेन इट इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4। अब इस लेंस को उठाकर, अभी तो ये एयर में रखा हुआ है, अब इस लेंस को उठाकर किस में रख दिया गया, व्हेन इट इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4। अब इसे किसी पर्टिकुलर मीडियम में रख दिया गया, किसी मीडियम में उठा के रख दिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.4 है, ठीक है। व्हेन इट इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4। अब इसे एक ऐसे मीडियम में ले जाया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.4 है बच्चों, यानी जो मीडियम है, ठीक है, उसका एयर के कंपैरिजन में ANM ऐसे लिख सकते हैं। मीडियम, कोई पर्टिकुलर मीडियम ले लिया तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में आपको कितना दे रखा है, 1.4। फिर से समझिए, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्वी कॉन्केव लेंस। पहले मैंने आपको समझाया इक्वी कॉन्केव लेंस क्या होता है। इक्वी कॉन्केव लेंस का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसमें क्या होता है बच्चों, सेम रहते हैं, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम है, ये हमने बना लिया इक्वी कॉन्केव लेंस। बाइकॉन्केव लेंस को इक्वी कॉन्केव लेंस भी कह सकते हैं जब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, सेम हो। अब ये r1 ये किस में रहेगा, ये इस साइड है तो ये माइनस में, ये इस साइड है तो ये प्लस में। क्लियर इतना। अब इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ये किसका दे रखा था, लेंस का दे रखा था। किसके कंपैरिजन में, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एयर के कंपैरिजन, लेंस ग्लास ही तो है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में। अब बोला गया जब इस लेंस को उठाकर किसी मीडियम में रख दिया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.4 है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों किसके कंपैरिजन में होता है, किसी भी चीज़ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एयर के कंपैरिजन में होता है। तो एयर के कंपैरिजन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, 1.4 हो गया। क्लियर, ठीक है। अब कहा गया है टू हैव अ पावर, तो रखने पर जब उस मीडियम में रख दिया जाता है तो इसका पावर कितना हो जाता है, -5D, यानी उस पर्टिकुलर मीडियम में जब रख दिया जाता है, PM लिख रहे हैं, PM मतलब मोदी जी नहीं, PM का मतलब है यहाँ पे कि उस मीडियम में जब रख दिया जाता है तो उस मीडियम में जाने पर पावर कितनी हो जा रही है, पावर हो जा रही है -5D। क्लियर है, -5D। तो हमसे बोल रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड आउट करो, यानी R की वैल्यू को क्या करना है, पता करना है। ये जो पावर दे रखा है ये तब दे रखा है जब आपने उसे उस पर्टिकुलर मीडियम में उठा के रख दिया। क्लियर, अब करना शुरू करते हैं, जरा देखिए किस तरीके से करेंगे। पहले तो पावर दे रखा है, पावर दे रखा है तो फोकस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/f, ठीक है। और 100 यहाँ पे जब सेंटीमीटर में चीज़ें निकालनी हो हमें तो हम किस में ले लेते हैं, 100 यहाँ पे ऊपर लगाते हैं, और पावर की यूनिट डायप्टर होती है तो यहाँ पे लिखा -5 100 और बाई f। ये जो फोकस आएगा बच्चों किस में आएगा जरा बताएंगे। फोकस जो आएगा, जैसे हमने पावर जब दे रखा है, पावर उस मीडियम का दे रखा है ना, तो फोकस भी किसका आएगा, उस पर्टिकुलर मीडियम का आएगा। तो यहाँ पे FM लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, FM। भाई पावर तब है जब आपने उसको मीडियम में रखा, तो फोकस भी जब उसके थ्रू आएगा तो वो उसका तब फोकस आएगा, क्योंकि हर फोकस डिपेंड करता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। मैंने आपको बताया था फोकस किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, तो इसका फोकस, ये जो फोकस आएगा ये किसका आएगा, ये आएगा उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए जिस मीडियम में रखा गया है। तो उस पर्टिकुलर मीडियम में इस लेंस का फोकस कितना होगा, तो हमने उसे क्या दिया, FM, पर्टिकुलर मीडियम में फोकस। क्लियर है, 5 से कैंसिल आउट किया, कितना हो गया 20 टाइम्स में FM की वैल्यू निकालिए तो कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। क्लियर, पावर उस मीडियम के लिए था तो फोकस भी उस मीडियम के लिए ही होगा। क्लियर है, अब फोकस आ गया, अब उस पर्टिकुलर मीडियम में फोकस का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और लेंस के लिए अप्लाई करें तो लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लेंस मेकर फॉर्मूला, कई बच्चों को तो इस बात में कन्फ्यूजन होती है कि रिफ्रैक्शन यूज करें। यहाँ पे ये तो नहीं कह रहा ना कि लाइट आ रही है फिर इस सरफेस से इंसिडेंट करवा रही है फिर कहाँ जा रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तो जब इंसिडेंट करवाता तो सरफेस को यूज करते तब हम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन यहाँ तो लेंस के ऊपर क्वेश्चन है कि लेंस के फोकल लेंथ के ऊपर। अब लेंस के फोकल लेंथ के ऊपर जब न्यूमेरिकल है तो आप किसका यूज करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला का। तो लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कीजिए। अब लेंस मेकर फॉर्मूला किसके लिए, अब लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कीजिए आप लोग
किसके लिए? इस पर्टिकुलर मीडियम के लिए। तो आपने लेंस मेकर फॉर्मूला ये भी तो पढ़ रखा है, 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 पढ़ रखा है बच्चों। फोकल लेंथ किसका? उस मीडियम का, तो वहाँ पे fm रख देंगे, fm कर दीजिए यहाँ पे m। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है बच्चों? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस लेंस का, यानी उस ग्लास का। लेंस यानी जिस ग्लास से मिलकर वो बनाया हुआ है, लेंस मतलब ग्लास, ठीक है। तो उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपैरिजन में? जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाता है किसके कंपैरिजन में लिया जाता है? जिस मीडियम में रखा हुआ है, वो तो किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में रखा हुआ है, तो क्या लिख देंगे? mng लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? mng, उस पर्टिकुलर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस पर्टिकुलर मीडियम के कंपैरिजन में। क्लियर? तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब fm की वैल्यू -20, ये समझ लीजिए n-1 होता है ना, तो यहाँ पे बस n-1 ही नहीं लिख देना है, यहाँ पे आप मीडियम के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, यानी लेंस मेकर फॉर्मूला उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए। तो वहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लेकिन किसके कंपैरिजन में होगा? कंपैरिजन में होगा उस मीडियम के, जिस मीडियम में रखा गया है। तो वो पर्टिकुलर मीडियम में रखा गया है, ये रहा, तो हमने m लिख दिया, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? आप जानते हैं इसको, ग्लास का निकाल रहे तो ang, और नीचे इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे तो anm। तो anm तो आपको दे रखा है, ठीक है, और -1 और ब्रैकेट r1 की जगह -r, r2 की जगह +r, यानी r का r रहेगा। क्लियर है? पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों आगे देखिए, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। अब ये ध्यान रखिएगा क्या क्या दे रखा था आपको, मैंने तो रफ कर दिया। यहाँ पे ang दे रखा था आपको 1.5 और anm कितना दे रखा था? 1.4, मैंने लिखा था ना 1.4। बाकी इनको मिटा देते हैं, इनका तो काम हो चुका है हमारा। अब जरा देखिए, रखिए -20 इक्वल टू बच्चों ang की वैल्यू 1.5 अपॉन 1.4 -1 ब्रैकेट, ये हो गया -2/r। क्लियर है? माइनस से माइनस क्या हो गया? दोनों तरफ कैंसिल हो गए, ये कैंसिल कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पहले ये -2/r आया, फिर माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो 1/20 इक्वल टू, इसे सॉल्व करिए, 1.4 हो जाएगा ऊपर जाके, 1.4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.4, 1.5 में से 1.4 गया तो कितना बचेगा? 0.1, और नीचे कितना बच जाएगा? 1.4 इंटू 2/r, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल, 2 7 जा 14, r को इस साइड ले आइए, ये डिनोमिनेटर में इधर आएगा तो न्यूमिनेटर में पहुँचेगा, 20 इधर चला जाएगा, 20/7, 7 से डिवाइड करिएगा, 3 पॉइंट कितना हो जाएगा? 3 पॉइंट होगा, 7 2 जा 14, 6 बचे, 7 8 जा 56, ठीक है, 4 बचे, और 7 5 जा 35, 2.7 2 जा 14, 6 है ना, तो 60 हो गए, 7 8 जा 56, 4 और 0 7 5 जा 35, 2.85 क्या? सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए बच्चों फोर्थ न्यूमेरिकल को करते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना कई तरीके से आ सकता है। जैसे यहाँ पे इक्वी कॉनकेव लेंस लिखा था, क्या लिखा था? इक्वी कॉनकेव लेंस। जब हमने देखा इक्वी कॉनकेव लेंस लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है? इक्वी कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो हमने ये कहा कि इस कंडीशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा, बोथ रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेम, ठीक है। बोथ रेडियस ऑफ कर्वेचर, बोथ रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेम, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे और कई तरीके के लेंसेज दे सकता है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि इसी तरीके का लेंस देगा। देखिए 1 मिनट बच्चों, जरा मुझे इंक फिल कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ इसे। चलिए देखिए यहाँ पे इक्वी कॉनकेव लेंस में हमने कहा कि बोथ रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेगा। अब उसके अलावा किस किस तरीके के बच्चों लेंसेज दे सकता है, ठीक है। एक तो आपसे ये दे सकता है इस तरीके का प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। अब प्लेनो कॉनकेव लेंस में 2 तरीके से डायग्राम बनते हैं। जैसे देखिए, अगर आप प्लेन सरफेस ये ले रहे हैं, जैसे एक प्लेन सरफेस ले लिया और एक कॉनकेव लेंस का, अब इधर से ये ऐसे देखिए किस तरीके से डायग्राम बनता है वो समझिए। प्लेन तो ये हो गया, यहाँ से इंसिडेंट करेगा, इमर्स तो यहाँ से करेगा ना इस वाले से, तो ये वाला पोर्शन ले लीजिए इसके साथ में ऐसे, ये इस तरीके से, ये बन गया आपका प्लेन कॉनकेव लेंस, ठीक है। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मान लीजिए आप कॉनकेव लेंस को आगे ले रहे हैं, ठीक है, कॉनकेव सरफेस को आगे ले रहे हैं, प्लेन को बाद में ले रहे हैं, तो इंसिडेंट यहाँ से करेगा, तो इसे मिटा दीजिए, ये वाला पोर्शन मिटा दीजिए और इस वाले को, प्लेन वाले को यहाँ पे जाके अटैच कर दीजिए।
तो ये आपका हो गया प्लेन और कॉनकेव लेंस। ठीक है बच्चों, अब इस कंडीशन में ध्यान रखिए, अगर आप ऐसा बना रहे हैं तो R1 आप कितना लेंगे इन्फिनिटी, और R2 क्या लेंगे, इसके लिए R2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे R2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। अगर आप ऐसा बना रहे हैं तो इसके लिए R1 कैसा हो जाएगा, R1 हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, R2 यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा और R1 इस साइड किधर हो जाएगा, नेगेटिव, और R2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा। प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, ध्यान रखिए, तो इसलिए हमने इन्फिनिटी लिया। अब बात आती है कि न्यूमेरिकल जब आपको आ गया, प्लेनो कॉनकेव लेंस आ गया, तो दोनों में से कौन सा डायग्राम यूज कर सकते हैं, कोई सा भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से आपका सेम आंसर आएगा। क्लियर है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसी की जगह दूसरा ये भी हो सकता है, पहला हमने ये देखा, दूसरा इस तरीके से प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब अगर पहला सरफेस आप प्लेन ले रहे हैं तो दूसरा कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स ऐसा होता है ना, तो इंसिडेंट जब यहाँ से कर चुका है तो निकलेगा तो इस वाले से ना, इस वाले से थोड़ी नहीं निकलेगा, फाइनल तो ये वाला है, तो इस वाले पोर्शन को बना दीजिए यहाँ पे ऐसे, ये हो गया आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। कैसा हो गया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा, अगर आप प्लेन को पीछे लेते हैं और कॉन्वेक्स को आगे लेते हैं इस तरीके से, तो कॉन्वेक्स इंसिडेंट तो यहाँ से करेगा, तो इंसिडेंट यहाँ से करेगा, तो ये वाला पोर्शन ऐसे बना दीजिए। ठीक है, ये आपके हो गए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अगर ये बना रहे हैं तो R1 वही क्या, इन्फिनिटी लीजिएगा, क्या लीजिएगा, इन्फिनिटी, और इसके अकॉर्डिंग R2 कैसे लीजिएगा, R2 लीजिएगा माइनस में, ये माइनस में इधर। ठीक है, यहाँ पे R1 कैसा लीजिएगा, इस साइड में तो R1 पॉजिटिव लीजिएगा, और इसके लिए R2 कैसा लीजिएगा, इन्फिनिटी लीजिएगा। यहाँ पे भी न्यूमेरिकल में आप किसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है बच्चों, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे देखिए जरा, दो तरीके के और लेंसेज पूछे जाते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन मैंने उसी तरीके का लिया है, इसलिए पहले मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़ों को। ठीक है, अब एक आता है हमारा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। क्या आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल इसी में फंस जाएंगे आप। ठीक है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये किस तरीके का होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, देखिए इसमें दो तरीके के होंगे। जब भी कॉनकेवो कॉन्वेक्स की बात है तो इस तरीके से आप बना दीजिए, या तो चंदा मामा आप बना दीजिए, या तो इस तरीके से बनाइए ऐसे, या आप बनाइए इस तरीके से बिल्कुल चांद की तरह। ठीक है, ये चांद की तरह आपने बना दिया। क्लियर है, अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ये R2, ये R1 और ये आपका R1, ये R2, ये R1 और ये आपका R2। क्लियर है बच्चों, अब जरा समझिए, इसमें दो कंडीशन आती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है। अगर मान लीजिए R1, दो कंडीशन इसमें होती है, दो कंडीशन क्या होती है, एक बार R1 R2 के ग्रेटर होगा, या तो ऐसा क्वेश्चन में दिया हो, या सेकंड R2 ग्रेटर हो और R1 क्या हो, स्मॉलर हो। अब सेलेक्ट कौन सा करना है, यहाँ पे जैसे आपने प्लेनो कॉनकेव में देखा या प्लेनो कॉन्वेक्स में देखा, दो डायग्राम मैंने बनाया, दोनों में से मैंने बोला किसी को भी यूज कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर न्यूमेरिकल आता है और आप जो है दोनों में से अपनी मर्जी से कोई सा भी यूज कर लेते हो तो आपका सवाल गलत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए किस तरीके का आपको डायग्राम बनाना है, ये वाला बनाना है या ये वाला बनाना है। क्लियर, जो भी रेडियस बड़ा होगा, जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा वो दबा हुआ होना चाहिए। कॉनकेव में हम 10th क्लास में बच्चों को इसी तरीके से तो बताते हैं कि कॉनकेव वो सर कॉनकेव मिरर इस तरीके से होता है, जैसे जब हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स बताते हैं तो कॉनकेव का बताते हैं जो दबा हुआ हो, जैसे ये दबा हुआ है, और कॉन्वेक्स में बताते हैं जो उभरा हुआ हो, जो उभरा यानी बाहर की तरफ निकला हुआ हो, और कॉन्वेक्स में कॉनकेव इसे बताते हैं जो दबा हो, और कॉन्वेक्स उसे कहते हैं जो किधर निकल रहा हो, बाहर की तरफ निकल रहा हो, ऐसे बताते हैं हम लोग। अब उसी चीज़ का यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे कौन बड़ा है, इस वाली कंडीशन में R1 बड़ा है, जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा वो दबा हुआ रहना चाहिए। वो क्या, ये R1 R2 हमेशा ऐसे लिखना है, ये नहीं कि R1 इधर लिख दिया और R2 इधर लिख दिया, नहीं, आपको R1 R2 दोनों में इसी तरीके से लिखना है। अब जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो आपका क्या होगा, वो हिस्सा दबा हुआ होना चाहिए। जब कॉनकेवो की बात हो, किसकी बात हो, कॉनकेवो की, याद रखिए इसमें जो पहला वर्ड है कॉनकेवो, इसके अकॉर्डिंग चलना है। कॉनकेव में दबा हुआ रहता है ना, तो अब इन दोनों में से कौन, पहले कंडीशन में कौन ग्रेटर है, R1 ग्रेटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका ग्रेटर है, R1 का, तो जिसमें R1 दबा हुआ होगा वही हमारा इस कंडीशन के लिए डायग्राम होगा। तो R1 किस में दबा, इसमें तो बाहर की तरफ निकला हुआ है, R1 इसमें दबा हुआ है ना, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन के लिए हो गया। ठीक है, दूसरे कंडीशन में R2 ग्रेटर है, जो भी ग्रेटर होगा, ध्यान रखिए, जो भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी ग्रेटर होगा वो हिस्सा आपका पोर्शन दबा हुआ रहना चाहिए। किसके लिए, लेकिन कॉनकेवो के लिए। इसमें R2 ग्रेटर है,
तो R2 दबा हुआ किस में है, इसमें R2 दबा हुआ है। देखिए इसमें तो R2 बाहर की तरफ निकला है ना, इसमें R2 क्या हो रखा है, दबा हुआ है। इस तरीके से बना रखा है, तो ये इसका उभरा हुआ पार्ट हो गया, ये कैसा हो गया, ये दबा हुआ पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन के लिए हमारा डायग्राम हो गया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, एक बार आपका इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे देखिए एक मिनट, जैसे ये क्वेश्चन इसी के ऊपर है, यहाँ पे देखिए कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है और आपको 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखे, 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो R1 ग्रेटर है ना, R1 अगर ग्रेटर है, मैंने ये 2 डायग्राम तुरंत बना दिए पहले, तो अब मुझे चेक करना है कि कौन सा डायग्राम मेरा सही है। तो R1 R2 मैंने लिख दिया। अब R1 अगर ग्रेटर, तो R1 वाला पोर्शन दबा हुआ होना चाहिए। अब इसमें तो R1 वाला पोर्शन इधर से देखूंगा, R1 वाला पोर्शन दबा हुआ नहीं, तो उभरा हुआ है। ठीक है, R1 वाला पोर्शन किधर दबा हुआ है, ये वाला दबा है, तो हम इसे लेंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए बच्चों, अब इसी तरीके से हम एक और लास्ट हमारा लेंस रह गया, वो रह गया है कॉन्वेक्सो। अब कॉन्वेक्सो आगे आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपको एक सिंपल तरीका है समझाने का, कि मैंने आपको समझा जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीज़ें। ठीक है ना, हमें बस समझने से भी मतलब है। पेपर है हमारे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। अब ये लेंस जब भी आए, कॉन्वेक्सो वर्ड पहले आ जाए, तो 2 तरीके से फिर से, या तो ऐसे बनाइएगा, ठीक है, या तो इस तरीके से बनाइएगा, या दूसरा आप इस तरीके से बनाइएगा, ये थोड़ा सा इसको कर्व करते हुए बनाइएगा इस तरीके से। ये फिर से वही लिख दीजिए, R1 R2 R1 और क्या R2। और फिर उसके अकॉर्डिंग आप, जैसे मैंने अभी पहले कंडीशन बताया, जब डायग्राम आपको पता चल जाए तो देख लीजिए कि पॉजिटिव लेना है R1 को कि नेगेटिव लेना है, वो तो डायग्राम के थ्रू पता चल जाएगा। अब यहाँ पे फिर से वही 2 कंडीशन बनेगी, एक बार R1 ग्रेटर देन R2 का, और दूसरी कंडीशन बनेगी R2 ग्रेटर देन R1 के लिए। ठीक है, अब कॉन्वेक्स के लिए हम क्या जानते हैं, कॉन्वेक्स के लिए वो पार्ट जो हमारा उभरा हुआ रहे, यानी जो बाहर की तरफ निकला हुआ रहे। ठीक है, अब यहाँ पर R1 ग्रेटर है, तो R1 ग्रेटर, तो R1 बाहर की तरफ निकला होना चाहिए, यानी उभरा हुआ होना चाहिए। अब बाहर की तरफ कौन निकला हुआ है, यहाँ पे अगर R1 की बात करें तो R1 किस में बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये बाहर की तरफ निकला, इसमें तो दबा हुआ है ना। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हमारा ये फुलफिल हो रहा है। और दूसरे कंडीशन में R2 ग्रेटर है, यानी R2 बाहर की तरफ उभरा हुआ होना चाहिए। इस कंडीशन में, इस वाले डायग्राम में ये दबा हुआ दिख रहा है और ये उभरा हुआ दिख रहा है, तो ये हमारा सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्लियर है बच्चों? दोनों लेंसेस में, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस में या कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस में, आप ये देखिए कि अगर कॉनकेवो है तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ग्रेटर होगा वो पार्ट दबा हुआ रहना चाहिए। कॉन्वेक्सो वर्ड आ जाता है पहले, तो वो जो भी ग्रेटर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके अकॉर्डिंग देखिए कि वो पार्ट क्या रहना चाहिए, उभरा हुआ रहना चाहिए। अब अगर मुझे ये पता चल गया, जैसे मान लीजिए कि इस कंडीशन पे सवाल आया, तो मुझे पता चल गया, अब मैं R1 को किस में लूँगा, R1 को पॉजिटिव में लूँगा, R2 को भी पॉजिटिव में लूँगा। अगर मेरा ये कंडीशन है तो R1 को मैं नेगेटिव लूँगा और R2 को भी किस में लूँगा, नेगेटिव में लूँगा। क्लियर है? तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी लेंस यूज कर सकता है। क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए अब हम लोग 4th क्वेश्चन को करते हैं। चलिए अब हम लोग 4th क्वेश्चन को करते हैं, ये ऊपर रफ रह गया हमारा। देखिए 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो अभी मैंने डायग्राम बनाया उसी के ऊपर बेस्ड है ये। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेस। कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो किस लेंस के लिए, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस के लिए। पहले तो लेंस कौन सा है, कॉनकेवो कॉनकेवो, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों। ठीक है, अब बोला गया है कि इसके कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बनाने में आप कंफ्यूजन होगी कि कैसे बनाए कॉनकेवो कॉन्वेक्स। आप दोनों डायग्राम तुरंत बना लिया करिए। दो डायग्राम क्या बनेंगे, एक तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, सॉरी कॉनकेवो है ना, कॉनकेवो कॉन्वेक्स कह रहा है। अब इसके ऊपर मत जाइए कि कॉनकेव सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस, फिर सोचिएगा टाइम लग जाएगा। आप तुरंत 2 डायग्राम बनाइए। कॉनकेवो के लिए डायग्राम किस तरह से बनते हैं, एक ये बनता है ऐसा, ठीक है, और दूसरा इस तरीके से बनता है, ये बना लिया आपने। ठीक, अब R1
R2 R1 और R2, ये लिख दिया आपने। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि भाई कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स इन दोनों में ही एक सरफेस कॉनकेव की तरह बिहेव करे, एक कॉन्वेक्स की तरह, तो आप डिसाइड अपनी मर्जी से कोई थोड़ी ना बना सकते, इसलिए मैंने दोनों डायग्राम को बना दिया। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना कि पहले का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा, R1 ये हो गया, R2 ये हो गया, तो R1 15 है और R2 10 है, यानी R1 ग्रेटर है। अब किस में R1 जो ग्रेटर है, कौन ग्रेटर है, R1 ग्रेटर है। अगर R1 ग्रेटर है और कॉनकेव है, ये कॉनकेवो वाला है लेंस, तो R1 के अकॉर्डिंग R1 वाला पोर्शन क्या रहना चाहिए, दबा हुआ होना चाहिए। R1 वाला पोर्शन किस में दबा, इसमें दबा, इसमें दबा है, तो इसमें दबा है, तो हमारा करेक्ट डायग्राम ये हो गया। फिर से समझिए, कॉनकेवो कॉन्वेक्स था, दोनों डायग्राम बना दिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख दिया R1 R2 R1 R2, देखा यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 ग्रेटर है, जो ग्रेटर है उसके अकॉर्डिंग अब हमें ये देखना है कि दबा हुआ पोर्शन देखना है या उभरे हुए पोर्शन के लिए चेक करना है। तो लेंस को देखिए, लेंस कैसा, कॉनकेवो वाला है, कॉनकेवो वाले लेंस में किसको देखते हैं, पहले वर्ड के अकॉर्डिंग हम दबे हुए को देखें, कॉनकेव दिया हुआ है, कॉनकेव में हम किसको देखते हैं, दबे हुए पोर्शन को। अब R1 बढ़ा तो R1 वाला पार्ट हमारा दबा हुआ होना चाहिए, दोनों में से किसी भी एक लेंस में, तो इसमें दबा हुआ है, तो ये हमारा डायग्राम क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। अब इस डायग्राम के लिए हमें क्वेश्चन करना है, तो इस डायग्राम में R1 की वैल्यू किस में ली जाएगी, ये देखिए इस साइड में R1 किस में लिया जाएगा, माइनस में, और R2 भी किस में लिया जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि R1 और R2 की वैल्यू किस में यूज करनी है, माइनस में यूज करनी है। क्लियर है बच्चों। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है किसका, ग्लास का। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज 1.7, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर एंड लिक्विड। हमसे ये कहा गया कि एयर में और लिक्विड में जो है ये आपको फोकल लेंथ निकालना है, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दे रखा है, पहले तो ये लिख दीजिए R1 ये आपको -15 हो गया, और R2 किस में हो गया, माइनस का 10 सेंटीमीटर, -15 और -10 सेंटीमीटर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है, यानी ANG दे रखा है आपको 1.5, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एयर के कंपैरिजन में ही कितना, 1.7। और आपसे फोकल लेंथ पूछ रहा है एयर में और लिक्विड में। फोकल लेंथ एयर में 1/FA इक्वल टू, ठीक है, n-1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का किसके कंपैरिजन, अब एयर में ही फोकल लेंथ पूछा गया तो एयर के कंपैरिजन। अब ये जब एयर में फोकल लेंथ पूछा गया, नहीं आप लेंस को कहाँ रख रहे हैं, एयर में रख रहे हैं, एयर में रख रहे हैं, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपैरिजन में देखेंगे, एयर के कंपैरिजन में, -1 ब्रैकेट 1/R1 - 1/R2। यहाँ पे वैल्यू आप पुट करिएगा, आपका सॉल्व होकर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब दूसरा आपसे बोला गया लिक्विड के लिए, तो लिक्विड के लिए अप्लाई कीजिए, FL इक्वल टू, इतने आप समझदार हो चुके हैं। अब यहाँ पे लिक्विड में पूछा गया है, लिक्विड में आपने अपने लेंस को डाल दिया, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ग्लास का ही होगा, ग्लास मतलब लेंस का ही होगा, लेकिन अब वो एयर में नहीं है, अब वो किस में है, आप फोकल लेंथ किस में निकाल रहे हैं, लिक्विड में, यानी आप लिक्विड के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर रहे हैं, किसका, ग्लास का। तो LNG -1 और 1/R1 - 1/R2, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। क्लियर है। यहाँ पे आप वैल्यू रखिएगा। अब जरा देखिए 1/FL, ये वैल्यू तो आपको निकालने आता है, इसे कैसे निकालेंगे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, ऊपर लिख दिया, किसके रिस्पेक्ट में, लिक्विड के, तो ANL -1 ब्रैकेट 1/R1 - 1/R2। अब आपको ये सारी वैल्यू दे रखी है, आप लोग पुट करिएगा और आंसर निकालिएगा। क्लियर है बच्चों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं जानबूझ के यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा, अगर सॉल्व नहीं होता है तो मेरे से बताइएगा, मैं आपको जरूर ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो इस वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन फार्मूला और लेंस मेकर फार्मूला से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल थे उन्हें किया, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से 4 लेंसेज, प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। आप लोग रिविजन करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है प्रिज्म एंगल यानी प्रिज्म फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइज, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।